पार्ट 9 म्यूचुअल फंड्स। बहुत समय पहले एक बच्चा एक ऐसे घर में पला बढ़ा जिसके माता पिता दोनों व्यवसायी थे, पत्रकार, और उनमें से एक व्यक्तिगत वित्त में विशेषज्ञता प्राप्त है। बच्चा बड़ा हुआ परिसंपत्ति आवंटन, राजकोषीय घाटा, मुद्रास्फीति और पूंजीगत लाभ जैसे सुनने की शर्तें। तो में स्कूल में उन्होंने यह अभ्यास किया जब वो लगभग 10 वर्ष की थी। कल्पना कीजिए कि आपके पास 5 लाख रुपए हैं। आप इसके साथ क्या करेंगे? बच्चों ने वही किया जो बच्चे करो। उन्होंने गुड़िया, कार, चॉकलेट, डिज्नीलैंड यात्राएं, आइसक्रीम पहाड़ खरीदे। खेल स्थान। एक बच्चे ने एक व्यवसाय योजना बनाई। डॉग केनल बिजनेस के लिए 3 लाख रु। म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए और उसके लिए पालतू जानवर के रूप में 2 कुत्तों और बिल्लियों के लिए 1 लाख रुपए। कुत्ते का कारोबार उन्हें सालाना 10 लाख रुपए देगा। यह वो वितरित करेगी परिवार के विभिन्न सदस्यों के बीच, और इसके एक हिस्से से उसे और भी अधिक पालतू जानवर मिलेंगे। हाँ, मुझे लगता है कि हमने अपने बच्चे को कहीं नुकसान पहुंचाया है। मुझे यकीन है कि यह सामान्य नहीं है। तो म्यूचुअल फंड क्या है? ये भी स्टॉक हैं, है ना? नहीं, वे नहीं हैं। वे केवल इक्विटी में निवेश करते हैं, है ना? नहीं, वे कई चीजों में निवेश करते हैं। इक्विटी या शेयर फंड द्वारा खरीदी जाने वाली कई चीजों में से एक है। वे बॉन्ड, सोने और जल्द ही वास्तविक में निवेश करते हैं, जागीर। आप इनमें से म्यूचुअल फंड खरीदकर अपना पूरा पोर्टफोलियो बना सकते हैं, परिसंपत्ति वर्ग और संपत्ति वर्ग के भीतर से। आप एक विविध पोर्टफोलियो बना सकते हैं आपकी सभी छोटी, मध्यम और लंबी अवधि की जरूरतों के लिए। मेरे एक घर जिसमें मैं रहता हूं, और मेरे पीएफ के अलावा मेरा सारा पैसा है म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड क्या है और मैं उन्हें इतना क्यों पसंद करता हूं? कल्पना कीजिए कि आप एक लंबी यात्रा पर निकल रहे हैं। यात्रा करने के तरीके के बारे में सोचें। क्या आप अपनी कार चलाएंगे, ट्रेन लेंगे या फ्लाइट लेंगे? अगर आप खुद ड्राइव करते हैं कार, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कैसे ड्राइव करना है, मार्गों को जानना है, इसकी देखभाल करना है, कार का रखरखाव और आपकी सुरक्षा स्वयं। और जाहिर है, एक के लिए तैयार हो जाओ आगे लंबी हार्ड ड्राइव। यदि आप ट्रेन या फ्लाइट लेते हैं, तो आप सौंप रहे हैं अपने गंतव्य तक पहुंचने की जिम्मेदारी विशेषज्ञों, रेलवे और के पास है एयरलाइन जिसका काम यह सुनिश्चित करना है कि आप उचित कीमत पर समय पर सुरक्षित पहुंचें। इसी तरह निवेश करने के बारे में सोचें। आप इसे स्वयं करना चुन सकते हैं। के लिए का कार्य करने के लिए आपके पास समय, ज्ञान और क्षमता होनी चाहिए। स्टॉक चुनना, पोर्टफोलियो बनाना और उसका प्रबंधन करना। या आप सौंप सकते हैं उन पेशेवरों को नौकरी जिनका जीवन में उद्देश्य आपके पैसे का प्रबंधन करना है। म्यूचुअल फंड बड़ी संख्या में छोटे निवेशकों के पैसे जमा करने का एक तरीका है और इसे प्रबंधित करने के लिए इसे विशेषज्ञों को सौंप दें। इसे ऐसे देखें, अगर आपकी मासिक बचत 5,000 रुपये या 25,000 रुपये या 2 लाख रुपये है, इसे निवेश करने का एक तरीका खोजने की कोशिश कर रहा है। बाजार कठिन है। आपको सही उत्पाद खोजने होंगे। ऐसा करने के लिए समय निकालना होगा, शोध करें और फिर प्रतिदिन अपने निवेश की निगरानी करें। लेकिन अगर आप और आप जैसे हजारों लोग एक साथ अपना पैसा लगा सकते हैं, तो आपका छोटे योगदान बहुत बड़ी राशि बना सकते हैं। फिर इसे को सौंपा जा सकता है पेशेवर धन प्रबंधक रिटर्न उत्पन्न करने के लिए। आप एक छोटे निवेशक के रूप में एक मनी मैनेजर को काम पर रखा है, लेकिन उसकी लागत आपके वार्षिक से अधिक होगी। आए जब हजारों छोटे निवेशक अपना पैसा जमा करते हैं, तो उन्हें पेशी मिलती है। वो बड़ा पैसा कम लागत के मामले में आनंद लेता है, क्योंकि वे तब थोक में खरीदते हैं। और बेशक एक फंड मैनेजर की विशेषज्ञता। लेकिन आइए म्यूचुअल फंड कहे जाने वाले इस जीव को समझते हैं। म्यूचुअल फंड भारत में उद्योग की 3 भाग संरचना है।
एक व्यवसाय या फर्म है जो म्यूचुअल फंड स्थापित करने का इच्छुक है। इस इकाई को प्रायोजक कहा जाता है। वहाँ है सेबी के नियम है कि कौन प्रायोजक हो सकता है। प्रायोजक स्थापित करने के लिए निवेश करता है लाभ कमाने की उम्मीद में एक म्यूचुअल फंड। प्रायोजक एक ट्रस्ट और एक स्थापित करता है परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी एएमसी। निवेशकों से वसूला पैसा एक ट्रस्ट के अंतर्गत आता है। प्रायोजक उन न्यासियों की नियुक्ति करता है जो कि संरक्षक है निवेशकों का पैसा। एएमसी ट्रस्ट के लिए एक सेवा प्रदाता है जो शुल्क के लिए पैसे का प्रबंधन करता है। एएमसी शुल्क कहा जाता है। एएमसी को बाजार में आने से पहले अपनी सभी योजनाओं को ट्रस्टियों द्वारा अनुमोदित करवाना होगा। एएमसी कई योजनाएं शुरू करेंगी निवेशकों को आकर्षित करें। इसे एक कार कंपनी की तरह समझें। इसमें कई प्रकार की कार हैं, ऑफर, लो एंड से हाई एंड तक। एक व्यक्ति जो कार खरीदना चाहता है वो कार की अपनी ज़रूरत को उपलब्ध से मिलाएगा। कार के प्रकार: एक शहर का कार्यालय जाने वाला व्यक्ति काम पर जाने और घर वापस जाने के लिए एक पालकी पर बैठ सकता है। ए ट्रैवल फ्रीक उन वीकेंड माउंटेन के लिए 4 पहिया एसयूवी खरीदना चुन सकते हैं। यात्राएं: एएमसी विभिन्न योजनाएं भी शुरू करती हैं और आपको निवेशक को एक को चुनना होता है, वो योजना जो आपके निवेश उद्देश्य से मेल खाती हो। नए शब्द: निवेश का उद्देश्य। बस यही वजह है तेरी निवेश। और अगर आपने कहा कि इसका एकमात्र कारण अच्छा रिटर्न था, तो हमारे पास स्पष्ट रूप से है करने का काम। 2 यह सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सुरक्षित है? सुरक्षित क्या है? यदि आपका मतलब है कि आपके पैसे का गबन नहीं किया जाएगा, जैसा कि इसके साथ था हॉफलैंड फाइनेंस या एमू योजनाएं, या कई अन्य बहुस्तरीय होम ट्रेड जैसे मार्केटिंग घोटाले, हाँ, आपका पैसा धोखाधड़ी के जोखिम से सुरक्षित है। इसके साथ भाग रहे प्रायोजक से यह सुरक्षित है। थोड़ा सा प्रसंग: 1992 में हर्षद मेहता शेयर बाजार घोटाले के बाद खुदरा के लिए सख्त नियम बनाने के लिए भारी राजनीतिक दबाव था। वित्तीय उत्पाद: 1993 में म्यूचुअल फंड उद्योग को उदार बनाया गया। निजी क्षेत्र द्वारा तोड़ा जा रहा यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का एकाधिकार प्रवेश: निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए सड़क के नियमों ने सुनिश्चित किया कि प्रायोजक या एएमसी निवेशकों के पैसे लेकर भाग नहीं सकते थे, इसलिए पैसा एक ट्रस्ट के पास था। भारत में न्यासों के नियम कहते हैं कि दोषी पाए जाने पर ट्रस्टियों की निजी संपत्ति कुर्क की जा सकती है और वे जेल जा सकते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि कोई भी म्यूचुअल फंड निवेशकों के पैसे लेकर नहीं भागा है। आपका पैसा चोरी होने से सुरक्षित है, लेकिन आपका पैसा सुरक्षित नहीं है। बाजार के उतार चढ़ाव को अस्थिरता भी कहा जाता है। म्यूचुअल फंड बाजार है लिंक्ड उत्पाद, जिसका अर्थ है कि फंड द्वारा खरीदे जाने वाले उत्पादों का वर्तमान मूल्य दिन के अंत में कीमत में प्रतिबिंबित करता है, क्योंकि इन उत्पादों को चिन्हित किया जाता है। बाजार: हमारे पास यूनिट 64 का बड़ा झटका था क्योंकि यूटीआई म्यूचुअल फंड पर सेबी के नियमों का पालन नहीं करना चाहता था और अपने पोर्टफोलियो को बाजार में चिन्हित करने का विरोध करता था। यह इसका मतलब है कि यूटीआई के अंदरूनी सूत्रों को छोड़कर कोई भी पोर्टफोलियो के वास्तविक मूल्य को नहीं जानता था। जब वास्तविक बाजार मूल्यों पर पोर्टफोलियो का मूल्यांकन किया गया, तो यह पता चला कि बड़े नुकसान थे जिन्हें छुपाया गया था। कई खुदरा निवेशकों, विशेष रूप से सेवानिवृत्त लोगों ने यूनिट 64 में अपनी बचत खो दी। घोटाला: आज तक एक निश्चित उम्र के लोग म्यूचुअल फंड में निवेश का विरोध किस कारण से करते हैं? यूटीआई घोटाले के कारण विश्वास की हानि। तब सरकार ने यूटीआई को तोड़ा 2 में, अच्छा यूटीआई जो सेबी के नियमों का पालन करता है और खराब यूटीआई जिसमें सभी जहरीली संपत्तियां थीं। यूटीआई म्यूचुअल फंड जिससे अब आप स्कीम खरीद सकते हैं, वो अच्छा है यूटीआई।
हर बार म्यूचुअल फंड उद्योग बाजार में एक झटका लगा है। खुदरा के लिए इसे सुरक्षित बनाने के लिए नियामक सख्त नियम लेकर आया है। निवेशक बाजार में आए तो फंड कितने प्रकार के होते हैं? आज आप म्यूचुअल फंड के जरिए 3 तरह के एसेट क्लास खरीद सकते हैं: डेट, गोल्ड और इक्विटी। रियल एस्टेट जल्द ही विशेष म्यूचुअल फंड के माध्यम से उपलब्ध होगा जिसे कहा जाता है अचल संपत्ति निवेश ट्रस्ट (REIT). इक्विटी म्यूचुअल फंड लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में खरीदारी करते हैं। डेट म्यूचुअल फंड सरकार और फर्मों द्वारा जारी बॉन्ड और ऋण पत्र खरीदें। गोल्ड फंड खरीदें वास्तविक सोना। इनमें से प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग को आगे श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इसे व्यक्तिगत वाहन कहे जाने वाले क्षेत्र के रूप में सोचें। इस क्षेत्र के भीतर होगा दुपहिया और चौपहिया हो। दोपहिया वाहनों के भीतर होगा मोटरसाइकिल और स्कूटर। मोटरबाइक के भीतर हाई एंड और लो एंड होंगे। स्कूटर के अंदर गियर और गियरलेस होंगे। चौपहिया वाहनों में होंगी छोटी कारें, सेडान, एसयूवी, स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन, लग्जरी कारें। प्रत्येक श्रेणी के भीतर आगे उपविभाग होंगे। आप अपने बजट से मेल खाते हैं और प्रस्ताव पर वाहन की जरूरत है। सभी फंडों के बारे में सोचें। इसी तरह बाहर वहां के अनुसार 3 व्यापक वर्गीकरण हैं: संपत्ति का प्रकार, ऋण, इक्विटी और सोना। प्रत्येक के भीतर ऐसे डिवीजन हैं जो क्लब समूहों में समान योजनाएं। डेट फंड सरकार या फर्म या दोनों द्वारा जारी किए गए डेट पेपर खरीदते हैं। डेट पेपर क्या है? जबकि बाजार में कई तरह के डेट पेपर हैं, हमें डेट पेपर के मूल कार्य को समझने की जरूरत है। इसे बॉन्ड कहते हैं। एक कंपनी को अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों जरूरतों के लिए धन की आवश्यकता होती है। यह जारी करता है बॉन्ड। एक बॉन्ड ऋणदाता को नियमित ब्याज का भुगतान करेगा और फिर परिपक्वता पर यह मूलधन का भुगतान करेंगे। एफडी से बहुत अलग नहीं जिसे हम सभी जानते हैं और उपयोग पैसे के समय के अनुसार अलग अलग तरह के बॉन्ड होते हैं के लिए उधार दिया। ऐसे बंधन होते हैं जो एक दिन में परिपक्व हो जाते हैं। ऐसे बंधन हैं जो परिपक्व होते हैं 30 साल। लंबी अवधि के बॉन्ड ज्यादातर सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। लघु अवधि बॉन्ड सरकार और कंपनियों दोनों द्वारा जारी किए जाते हैं। सीधे कंपनी से बॉन्ड क्यों नहीं खरीदते? हम इसे के रूप में करते हैं कंपनी जमा। और जिन लोगों ने इस उत्पाद में अपनी उंगलियां जलाई हैं, उनमें फिर कभी निवेश न करने की शपथ लें। ऐसा क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति के रूप में यह है व्यवसाय के स्वास्थ्य को नापना और उस पर नजर रखना बहुत मुश्किल है। यह बेहतर है विशेषज्ञों को कॉल लेने दें। इसके बारे में भी इस तरह से सोचें। आप 1 या 2 या शायद के बॉन्ड खरीदेंगे। 3 फर्म। 1 म्यूचुअल फंड में कम से कम 25 से 30 फर्मों के बॉन्ड होंगे। यदि आपके 3 बॉन्डों में से एक खराब प्रदर्शन करता है, तो आप अपने पोर्टफोलियो का 1/3 खो देते हैं। अगर आपके म्यूचुअल फंड के पास एक ही बॉन्ड है, आपके पैसे पर हिट 1 अंश होगा। चूंकि फंड में कई अन्य बॉन्ड हैं, इसे विविधीकरण कहा जाता है। हम की संख्या बढ़ाकर अपने जोखिम को कम करते हैं उत्पाद जो हम रखते हैं। बॉन्ड के बजाय हमारा काम सही विशेषज्ञों का चयन करना होगा बाजार में सभी म्यूचुअल फंड से। और हाँ, ऐसा करने का एक तरीका है, लेकिन उससे अधिक बाद में। हम अभी भी निवेश के अक्षर सीख रहे हैं। हम बनाएंगे बाद में इन पाठों का उपयोग करते हुए शब्द और पैराग्राफ। तो याद रखने वाली पहली बात यह है कि हमें डेट फंड्स को उसी से मेल खाने के लिए खरीदना चाहिए हमारे साथ म्यूचुअल फंड योजना का निवेश क्षितिज या जिस समय के लिए हम अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं, उसे टेनर भी कहा जा सकता है। हम हैं हमारे द्वारा खरीदी गई योजना के साथ हमारी होल्डिंग अवधि का मिलान करने जा रहे हैं।
इसका मतलब यह है कि हम एक डेट फंड खरीदेंगे जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड में निवेश करता है। अगर निकट अवधि में हमारे पैसे की कमी होती है, हम ऐसा डेट फंड खरीदेंगे जो लंबे समय में निवेश करे। टर्म बॉन्ड, अगर हम लंबे समय तक फंड रखने की योजना बनाते हैं और पैसे की जरूरत नहीं है निकट भविष्य में। डेट फंड कैसे होते हैं, इसके बारे में हमें थोड़ा और समझने की जरूरत है। वर्गीकृत करने से पहले हम उनमें निवेश कर सकते हैं। 3 डेट फंड के प्रकार। डेट फंड मार्केट को स्लाइस करने के 2 तरीके हैं। 1. अवधि के अनुसार या बॉन्ड की धारण अवधि। 2. खरीदे गए डेट पेपर की गुणवत्ता के अनुसार फंड द्वारा। जब आप डेट फंड के बारे में सोचते हैं तो खुद से ये 2 सवाल पूछें। क्या डेट फंड की औसत परिपक्वता मेरी होल्डिंग अवधि से मेल खाती है? अगर मैं चाहता हूं पैसा अगले हफ्ते, क्या फंड की औसत परिपक्वता 3 साल होनी चाहिए? जाहिर है, जवाब नहीं है। प्रश्न 2 है, योजना में ऋण पत्र की गुणवत्ता क्या है? गुणवत्ता जितनी बेहतर होगी, संभावित प्रतिफल उतना ही कम होगा। गुणवत्ता जितनी कम होगी, जोखिम और रिटर्न जितना अधिक होगा। अगर आप अपने डेट फंड में जोखिम नहीं चाहते हैं, डेट फंडों के लिए समझौता करें जो केवल उच्च गुणवत्ता वाले कागज खरीदते हैं और त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं उस सुरक्षा के लिए कुछ वापसी। गॉर्डन गेको ने फिल्म में जो कहा, उसके विपरीत। आय विश्वास करें कि लालच बुरा है, इसमें आपके पैसे खर्च होते हैं। मैं डेट फंड की 2 श्रेणियों के माध्यम से चलूंगा जो मुझे लगता है कि आपके पास होना चाहिए। और भी बहुत कुछ है, लेकिन मुझे इसके लिए केवल एक ऋण उत्पाद का उपयोग करने का तर्क नहीं दिखता। जरूरतें जो 3 से 5 साल से अधिक दूर हैं। लिक्विड फंड, यदि कोई बैंकिंग उत्पाद है जो लिक्विड फंड की तरह है, तो वो बचत जमा है। लिक्विड फंड का उद्देश्य पैसा, कुआं, तरल या उपयोग के लिए तैयार रखना है। बॉन्ड जो एक लिक्विड फंड खरीदता है वो शॉर्ट मैच्योरिटी बॉन्ड हैं। यह बॉन्ड जो परिपक्व होंगे औसतन 3 महीने के भीतर। औसत परिपक्वता एक ऐसा शब्द होगा जब आप खरीदारी करने जाएंगे। ऋण निधि, इसका मतलब यह है कि सभी बॉन्डों की औसत धारण अवधि है लगभग 3 महीने। कुछ बॉन्ड कल परिपक्व हो सकते हैं, कुछ 1 सप्ताह में, कुछ 2 महीने में और कुछ 4 महीने में परिपक्व हो सकते हैं। सभी का औसत ये विभिन्न परिपक्वता तिथियां 3 महीने की होती हैं। लिक्विड फंड शॉर्ट टर्म बॉन्ड खरीदते हैं, इसलिए आपको जो पैसा लगाना है वो लिक्विड फंड वो पैसा होना चाहिए जिसकी आपको अल्पावधि में आवश्यकता हो। मैं पैसे को लिक्विड में रखता हूं अगर मुझे पता है कि अगले 3 से 6 महीनों में कोई खर्च आने वाला है। सेबी ने अब 50,000 रुपये तक के तत्काल मोचन की अनुमति देने के लिए धन की अनुमति दी है लिक्विड फंड से 1 दिन, या आपके लिक्विड फंड में 90% तक, जो भी कम हो। अगर आपको अभी पैसों की जरूरत है, तो आप अपने फंड हाउस जा सकते हैं। वेबसाइट और प्रेस सेल। फंड आपके बैंक को 50,000 रुपये से भुनाएगा और क्रेडिट करेगा, या कम, कुछ ही समय में। यदि आपके पास 1 से अधिक फंड हाउस में लिक्विड फंड हैं, तो आप तुरंत कर सकते हैं। आपके पास जितने लिक्विड फंड हैं, 50,000 रुपये तक पहुंचें। कोई फर्क नहीं पड़ता बाजार खुले हैं या नहीं। कुछ फंड हाउस ने लिक्विड तक पहुंच की अनुमति दी है डेबिट कार्ड के माध्यम से धन। ये बहुत कम जोखिम वाले फंड हैं और आपकी पूंजी है पूरी तरह से सुरक्षित। 2016 के वित्तीय संकट के दौरान कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन ये बहुत ही दुर्लभ अवसर हैं जहां बैंकिंग भी फ्रीज हो सकती है। याद रखें, दौरान नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण, हम अपने स्वयं के बैंक तक भी नहीं पहुंच सके लंबे समय तक जमा। ऐसी बातें होती हैं। लिक्विड फंड्स को उसी में देखें। मार्ग आपकी निवेशित राशि के नुकसान का कारण बनने के लिए यह एक बहुत ही असामान्य घटना होगी, लेकिन क्या कोई गारंटी है? नहीं। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, जैसा कि नाम से पता चलता है,
आप इनमें निवेश कर सकते हैं यदि आपको किसी भी समय धन की आवश्यकता हो अगले 9 महीने से 1 साल तक। ये फंड ऐसे बॉन्ड में निवेश करते हैं जिनका औसत होता है लगभग 9 महीने की परिपक्वता। वे ऋण पत्र खरीदते हैं जो 1 सप्ताह में परिपक्व हो जाते हैं 18 महीने। इनमें आमतौर पर निम्न स्तर का जोखिम होता है, लेकिन आपको लगातार इसकी आवश्यकता होती है। रिटर्न बढ़ाने के लिए कम गुणवत्ता वाले बॉन्ड खरीदने वाले म्यूचुअल फंडों पर नजर रखें। हम पहले पढ़ चुके हैं कि सरकारी बॉन्ड सबसे सुरक्षित होते हैं और इसलिए वे ले जाते हैं सबसे कम ब्याज दरें क्योंकि डिफ़ॉल्ट का शून्य जोखिम है। दूसरे शब्दों में, सरकार हमेशा अपने कर्ज का भुगतान करेगी, लेकिन भुगतान न करने के जोखिम के रूप में ब्याज और मूलधन बढ़ जाता है। बॉन्ड कम और कम हो जाते हैं। यदि ट्रिपल ए सबसे सुरक्षित प्रकार का बॉन्ड है जिसे आप खरीद सकते हैं, तो डबल बी मतलब काफी उच्च स्तर का जोखिम। अभी के लिए आपको केवल यह याद रखने की आवश्यकता है कि यदि कोई अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड बहुत अधिक दिखा रहा है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड, रिटर्न दरें क्यों गहराई से देखें। रहना आमतौर पर सुरक्षित होता है बड़े जाने माने फंड हाउसों से बड़े फंड के साथ। अगर आप नहीं समझ सकते यह स्वयं, आपको निश्चित रूप से एक वित्तीय योजनाकार के साथ काम करने की जरूरत है। या और पढ़ें। अन्य प्रकार के डेट फंड की अन्य श्रेणियां हैं: कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, मध्यम अवधि बॉन्ड फंड, क्रेडिट रिस्क फंड, लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड, जी-सेक फंड और मासिक आय योजना MIP। निवेश की यात्रा शुरू करने वाले व्यक्ति के लिए, मुझे लगता है आपको शुरुआत में इसे सरल रखना चाहिए। इसलिए मैं सभी के स्पष्टीकरण में नहीं जाऊंगा। बाजार में अन्य प्रकार के डेट फंड। साथ ही, मुझे नहीं लगता कि आपको इन दोनों के अलावा किसी अन्य डेट फंड उत्पाद की आवश्यकता है के बारे में बात की थी। अगर आपका निवेश क्षितिज 2 साल का है तो आपको क्या करना चाहिए? तुम्हें रुकना चाहिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड के साथ। हालांकि मैं एक रूढ़िवादी संतुलित फंड का उपयोग करता हूं। ये इक्विटी के एक छोटे स्वाद के साथ डेट फंड हैं। बड़ा बॉन्ड होल्डिंग दूर ले जाता है वो अस्थिरता जो इक्विटी खराब शेयर बाजार में लाती है, लेकिन इक्विटी जोड़ता है एक अच्छे शेयर बाजार में कुल रिटर्न। एक बार जब आप म्यूचुअल फंड को बेहतर ढंग से समझ लेते हैं, तो आप डेट फंड से बाहर निकल सकते हैं 1 साल या 1.5 साल से अधिक की नकदी ज़रूरतों के लिए और बैलेंस्ड फंड खरीदें भी। लंबी अवधि के डेट फंड से आपको कम समय में रिटर्न देने की उम्मीद करना कुछ इस तरह है: एक हवाई जहाज की अपेक्षा जो आपको स्थानीय बाजार में ले जाएगा। मुझे एक बातचीत याद है, वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ था। मैं बोस का सदस्य था। गलत बिक्री के मुद्दों को देखने के लिए सरकार ने जो समिति गठित की थी और खुदरा वित्त में उपभोक्ता संरक्षण और हम निवेशक संरक्षण पर चर्चा कर रहे थे। वित्त मंत्रालय मंदारिन जानना चाहता था कि उसका डेट फंड क्यों नहीं था अच्छा रिटर्न दे रहा है। मैंने पूछा कि वो क्या पकड़े हुए है। उनके पास लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड था और वो 1 साल में नुकसान के साथ बाहर निकल गया, क्योंकि वो एक दीर्घकालिक उत्पाद चाहता था अल्पावधि में काम करें। 4 मेरे बात दोहराएं। मुझे अपनी अल्पकालिक ज़रूरतों के लिए एक अल्पकालिक उत्पाद की आवश्यकता है। मुझे चाहिए एक मेरी मध्यम अवधि की ज़रूरतों के लिए मध्यम अवधि के उत्पाद। मुझे इसके लिए एक दीर्घकालिक उत्पाद चाहिए मेरी दीर्घकालिक ज़रूरतें। मुझे अपने निवेश के क्षितिज को उस फंड आय से मेल खाना चाहिए खरीदना। मेरा परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि मैं अपने द्वारा खरीदे गए उत्पाद को कितनी अच्छी तरह समझता हूँ। मैं करूँगा अगर मुझे बहुत लंबी दूरी तय करनी है तो बैलगाड़ी में न बैठें। मैं एक में नहीं बैठूंगा अगर मुझे शहर भर में जाना है तो विमान। डेट फंड श्रेणियों में से प्रत्येक कार्य करता है उद्देश्य और हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले मौजूदा उत्पादों को प्रतिस्थापित कर सकता है। हम क्यों बदलेंगे?
अगर हमें टैक्स के बाद बेहतर रिटर्न मिलता है तो हम उन्हें बदल देते हैं। जोखिम का स्वीकार्य स्तर। आपको यह याद रखने की जरूरत है कि डेट फंड जोखिम मुक्त नहीं होते हैं। जिस जोखिम से आपको सावधान रहने की जरूरत है उसे क्रेडिट जोखिम कहा जाता है। जब आपका फंड उच्च जोखिम वाले कागजात खरीदता है, यह उच्च ब्याज दर प्राप्त कर सकता है। यह फंड के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए इस प्रकार का पेपर खरीदता है। तक जब कोई चूक नहीं होती है या उधार लेने वाली फर्म ब्याज और मूलधन का भुगतान करती है, समय चीजें अच्छी हैं। लेकिन अगर वे डिफ़ॉल्ट करते हैं और फंड में बड़ी रकम होती है फर्म में निवेश किया है, तो आप पैसे खो सकते हैं। मैं अपने आपातकालीन धन को रखने के लिए ऋण निधि का उपयोग करता हूँ। उस धन को रखने के लिए जिसकी मुझे आवश्यकता है अगले 18 महीने। इससे अधिक क्षितिज के लिए मैं एक संतुलित फंड का उपयोग करता हूँ। हमें थोड़ी देर में बैलेंस्ड फंड मिल जाएंगे। गोल्ड फंड ये वो फंड हैं जो सोने में निवेश करते हैं। वे वास्तविक सोना खरीदते हैं और की कीमत ट्रैक करते हैं वास्तविक समय में। सोना उत्पाद को गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF कहा जाता है। कुआं ETF को सिर्फ 1 मिनट में समझें। लेकिन फिलहाल यह जानना काफी है कि भौतिक सोना खरीदने के बजाय आप म्यूचुअल फंड के पास मौजूद सोना खरीद सकते हैं। गोल्ड ETF के जरिए गोल्ड ETF 2007 में लॉन्च किए गए थे और जल्दी ही निवेशकों के रूप में लोकप्रिय हो गए। एक अच्छे सौदे का तर्क देखा। आपको भौतिक सोना खरीदने की तुलना में कम लागत मिलती है। आप शुद्धता के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई मेकिंग शुल्क नहीं है और यह सुरक्षित है। आपको अपना सोना स्टोर करने के लिए लॉकर किराए पर लेने की आवश्यकता नहीं है। आप सोने के मौजूदा बाजार मूल्य पर गोल्ड ETF की एक यूनिट खरीदते हैं और ETF उस पैसे को 99.55% शुद्धता वाले बुलियन में निवेश करता है। ETF की एक इकाई है 1 ग्राम सोने के बराबर। 2008 के वित्तीय संकट के बाद भारत में गोल्ड फंड बहुत लोकप्रिय हो गया। इस उत्पाद की लागत क्या है? आपको एक डीमैट खाते की कीमत चुकानी होगी और इसकी ब्रोकरेज गोल्ड ETF खरीदने के लिए। यह आमतौर पर एक के लिए लगभग ₹1 प्रति लाख खर्च करता है। सीमित ट्रेडों वाले खुदरा निवेशक फंड हाउस एक वार्षिक लागत वसूल करता है जिसे कहा जाता है खर्चे की दर। यह आपकी संपत्ति के 0.9% से 1% के बीच है। प्रबंधन या गोल्ड ETF व्यय अनुपात को समझने पर अनुभाग पढ़ें और इसे बेहतर बनाने के लिए इसके बारे में कैसे सोचें। लेकिन सोने की कीमतों में गिरावट और बाजार में एक नए उत्पाद ने इसमें दिलचस्पी कम कर दी है। गोल्ड ETF भारत सरकार ने एक की पेशकश करने के लिए स्वर्ण बॉन्ड लॉन्च किया है। देश में सोने के खरीदारों के लिए विकल्प। सोने का आयात हम पर भारी बोझ, विदेशी मुद्रा भंडार और कभी-कभी भुगतान संतुलन की समस्या का कारण बनता है। लोगों को सोना खरीदने की अनुमति देने के लिए और फिर भी विदेशी मुद्रा की हानि नहीं होने देने के लिए सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना शुरू की है। न केवल उत्पाद की कोई कीमत नहीं है, निवेशकों को ब्याज दर भी मिलती है एक संप्रभु गारंटी के साथ। याद रखें, आपके पैसे के डिब्बे में सोने की भूमिका है विविधीकरण और मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव प्रदान करने के लिए। इक्विटी फंड। मुझे इक्विटी फंड पसंद हैं। उन्होंने मेरे घर के नवीनीकरण और छुट्टियों के लिए धन दिया है। वे करेंगे मेरे बच्चे को कॉलेज के माध्यम से रखो और मुझे मेरी सेवानिवृत्ति के माध्यम से देखेगा। लेकिन वास्तव में इस श्रेणी से सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करें। आपको इसे अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। यह है, आप किस तरह के म्यूचुअल फंड से सबसे ज्यादा परिचित हैं। इक्विटी फंड के शेयर खरीदते हैं। शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियां। सीधे शेयर क्यों नहीं खरीदते? सबसे पहले, आप कैसे जानेंगे कि कौन सा स्टॉक खरीदना है? गलत शेयर खरीदने का जोखिम आपके मन की शांति को चुकाएगा।
जब आप एक म्यूचुअल फंड खरीदें जिसे आप किसी विशेषज्ञ को स्टॉक चुनने का निर्णय आउटसोर्स करते हैं। निधि घरों में विश्लेषकों की टीम होती है जो कंपनियों, बाजारों, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर नजर रखती है, किसी शेयर का भविष्य देखने के लिए राजनीति और ब्याज दरें। उनकी रिपोर्ट के आधार पर एएमसी आपके शेयरों का पोर्टफोलियो बनाता है। क्यों न सिर्फ एक ब्लू चिप स्टॉक खरीदें, या शायद 3 और उस पर बैठे। तुम कर सकते हो ऐसा करें, लेकिन आपको यह देखने के लिए स्टॉक को ट्रैक करना होगा कि यह ब्लू चिप कब बंद हो जाता है। इसके अलावा एक ब्लू चिप जो विकास देखती है वो छोटी और अधिक आक्रामक फर्मों की तुलना में धीमी हो सकती है, जो उच्च जोखिम भी लेती हैं और कभी-कभी ब्लू चिप्स टैंक कर सकते हैं। वही डाइवर्सिफिकेशन जो डेट फंड्स के लिए काम आया, यहाँ भी काम करता है। जोखिम: यदि आपका सारा पैसा 3 में है तो आपके 1/3 पैसे का शून्य हो जाना बहुत बड़ा है स्टॉक। लेकिन आप जो इक्विटी फंड खरीदते हैं उसमें कम से कम 25 से 30 स्टॉक होते हैं। एक स्टॉक में ब्लोआउट के प्रभाव को कम करना। विविधीकरण एक इम्प्लोडिंग स्टॉक के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है, और इसके विपरीत यह एक विस्फोटक स्टॉक के सकारात्मक प्रभाव को कम करता है। थोड़ा योग की तरह, आप अधिक संतुलित हैं, ऊंचे उतने ऊंचे नहीं हैं, चढ़ाव उतने कम नहीं हैं। काफी रहने के लिए अच्छी जगह, और सिर्फ पैसे के लिए नहीं। 9.5 सक्रिय और निष्क्रिय फंड। डेट फंड की तरह ही बाजार में कई तरह के इक्विटी फंड हैं। समझने के लिए पहला अंतर यह है कि सक्रिय और निष्क्रिय फंड के बीच सोच यह टैक्सी बुलाने और सार्वजनिक परिवहन लेने के बीच के अंतर के रूप में है। मेट्रो या लोकल ट्रेन काम पर जाने के लिए टैक्सी की सवारी का आपका अनुभव आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली कंपनी पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, आपके द्वारा चुनी गई कार और आपको मिलने वाला ड्राइवर। आप बहुत तेजी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ड्राइवर लाल बत्ती कूद सकता है, बहुत तेज ड्राइव कर सकता है और शॉर्टकट ले सकता है जो आप हैं से अपरिचित। आप वहां तेजी से पहुंचते हैं, लेकिन आप अपने आप को जोखिम में भी डालते हैं। पुलिस चालक को पकड़ता है और देरी या दुर्घटना का कारण बनता है। समान रूप से आप नहीं करेंगे। ऐसा ड्राइवर चाहिए जो सड़क पर इतना सतर्क हो कि रोशनी से पहले ही रुक जाए, नारंगी हो जाता है। मुझे याद है एक बार ऐसे ड्राइवर को हायर करना। आदमी नहीं जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटे से आगे, और हरी बत्ती पर भी धीमा होना शुरू हो जाएगा। मैं बहुत सावधान ड्राइवर हूँ, और अपने ड्राइवरों को मेरा नियमित निर्देश यह है कि मेरे पास है बहुत समय, जल्दी करने की जरूरत नहीं है, इसलिए सुरक्षित ड्राइव करें। लेकिन ये आदमी कुछ और था। ये यात्रा जो एक अन्यथा सावधान चालक को 30 मिनट में पूरी करने में लेती है, हमारे दोस्त 50 कहने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत जल्द एक और ड्राइवर मिल गया। म्यूचुअल फंड में वापस, आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, लेकिन मूर्खतापूर्ण सुरक्षित नहीं होना चाहते हैं। जब आप मेट्रो लें, आप परिवहन का एक बहुत ही अनुमानित तरीका ले रहे हैं। का कौशल ड्राइवर को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और आप समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। यह हर दिन लेता है। इसकी कीमत एक कैब से कम है, लेकिन पहुंचने में इससे अधिक समय लग सकता है। टैक्सी एक सक्रिय फंड टैक्सी की तरह है। आप एक म्यूचुअल फंड चुन रहे हैं जहां फंड मैनेजर का बाजार पर एक नज़र है, निवेश के लिए अपने शेयरों को चुनता है जनादेश, और फिर हर दिन व्यापार करके पैसे का प्रबंधन करता है। जैसे आपका टैक्सी की सवारी का अनुभव आपके ड्राइवर पर निर्भर करता है, इसलिए प्रदर्शन भी एक सक्रिय फंड का फंड मैनेजर पर बहुत कुछ निर्भर करता है। जैसे टैक्सी ड्राइवर काम करता है एक टैक्सी फर्म के समग्र कॉर्पोरेट वातावरण में, उबेर उदाहरण के लिए, इसलिए भी फंड मैनेजर फंड द्वारा स्थापित नियमों के अनुसार एक फर्म का टैक्सी ड्राइवर जो यात्री सुरक्षा पर बहुत अधिक मूल्य रखता है, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तंत्र बनाया गया है। एक अन्य फर्म सुरक्षा को कम महत्व दे सकती है और निम्न मानक होंगे।
इसी तरह एक फंड हाउस में बहुत अच्छा जोखिम हो सकता है। प्रबंधन प्रणाली फंड मैनेजर को एक सुरक्षित ड्राइवर और एक अन्य फंड बनाना घर नहीं हो सकता। बाजार के ऊपर और नीचे जाने के जोखिम के अलावा यह अस्थिरता। एक सक्रिय फंड में आपको फंड मैनेजर के जोखिम से भी निपटना होगा, बहुत अधिक जोखिम लेना या बहुत कम। पैसिव फंड मेट्रो लेने जैसा है। आप लागत जानते हैं, आप जानते हैं दूरी और आप जानते हैं कि आप कब पहुंचेंगे। आपको ड्राइवर चुनने की जरूरत नहीं है। आपको बस स्टेशन पर पहुंचने और सही ट्रेन में चढ़ने की जरूरत है। एक पैसिव फंड जस्ट सूचकांक खरीदता है और इसके साथ रहता है। पैसिव फंड बड़े शोध डेस्क में निवेश नहीं करते हैं या दलालों और डीलरों, क्योंकि वे केवल एक सूचकांक खरीद रहे हैं और चिपके हुए हैं इसके साथ। परिवर्तन, यदि कोई हो, तब होता है जब सूचकांक की संरचना में परिवर्तन होता है। वे आउटगोइंग स्टॉक को बेचते हैं और आने वाले स्टॉक को खरीदते हैं। यही कारण है कि निष्क्रिय फंड सक्रिय धन की तुलना में कम लागत सूचकांक रिटर्न। जब पैसिव सस्ता और कम जोखिम भरा होता है तो हम एक्टिव फंड क्यों खरीदते हैं? क्योंकि भारतीय बाजार में अभी अल्फा बाकी है। ये अल्फा क्या है? अल्फा अतिरिक्त रिटर्न है कि फंड मैनेजर इंडेक्स पर जेनरेट कर सकता है। सक्रिय निधि प्रबंधकों के पास है। भारत में बहुत अच्छा किया गया है और सक्रिय प्रबंधन की उच्च लागत अधिक रही है इन द्वारा अर्जित किए गए उच्च रिटर्न की भरपाई की तुलना में। इंडेक्स कैसे रिटर्न देता है? आप सोच रहे हैं, क्या आपने शब्द सुना है सेंसेक्स रिटर्न? यह किसी को कहते सुना। सेंसेक्स ने 15% का रिटर्न दिया है पिछले 30 वर्षों में प्रति वर्ष प्रतिशत। इस कार्यक्रम का क्या अर्थ है? सेंसेक्स, जो एक इंडेक्स है, रिटर्न कैसे दे सकता है? हम पिछले अध्याय में सेंसेक्स से मिले थे और उन्हें खरीदने का एक तरीका चाहते थे। रास्ता ऐसा करने के लिए एक निष्क्रिय निधि के माध्यम से है। पैसिव फंड दो तरह के होते हैं, एन इंडेक्स फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। वे दोनों एक इंडेक्स चुनते हैं और नकल करते हैं। यह आइए सेंसेक्स में एक इंडेक्स फंड के बारे में सोचें। अब हम जानते हैं कि सेंसेक्स ने 30 स्टॉक, प्रत्येक में से कितने आयोजित किए जाते हैं यह एक सूत्र पर निर्भर करता है। तो की संख्या खरीदे जाने वाले 30 शेयरों में से प्रत्येक के शेयर के वजन पर निर्भर करेगा सूचकांक में हिस्सेदारी। अगर हम आम के मूल्य सूचकांक के बारे में सोच रहे थे, तो हम सभी 30 किस्मों को शामिल करेंगे और अधिक बेचने वाले को अधिक वजन दें। यदि बिक्री की आधी मात्रा अल्फांसो से आया है, उस तरह का आम सूचकांक में आधा वजन होगा। यह एक बहुत ही कच्चा उदाहरण है, लेकिन यह समझने के लिए पर्याप्त है कि सेंसेक्स एक भारित है 30 शेयरों की कीमतों का औसत। सूचकांक 30 शेयरों को उसी अनुपात में खरीदेगा जैसा उनके पास है सेंसेक्स और बस निवेश के साथ बने रहें। अगर सेंसेक्स 1% गिरता है, तो इंडेक्स फंड की एनएवी नेट एसेट वैल्यू यानी म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की कीमत भी करीब 1% की गिरावट आएगी। आपका रिटर्न सेंसेक्स रिटर्न के बराबर होगा ऋण लागत। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए एनएवी पर चर्चा को देखें। एक ETF सेंसेक्स जैसे इंडेक्स को भी ट्रैक करता है, लेकिन स्टॉक पर इसकी इकाइयों को सूचीबद्ध करता है। एक्सचेंज म्यूचुअल फंड के विपरीत, म्यूचुअल फंड खरीदने और बेचने के लिए आपको यह कर 6 चूंकि बाजार में कितने भी सूचकांक हो सकते हैं। व्यापक बाजार सूचकांक, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, टेक्नोलॉजी इंडेक्स, PSU इंडेक्स और इसी तरह वहां इंडेक्स फंड की कोई भी संख्या हो सकती है। याद रखें कि इंडेक्स फंड का जोखिम आपको आप जिस इंडेक्स फंड श्रेणी में खरीदारी करते हैं उसके लिए खरीदारी का जोखिम होगा। तो मध्य का जोखिम कैप इंडेक्स फंड सेंसेक्स या निफ्टी फंड से जुड़े जोखिम से काफी अधिक है। इक्विटी म्यूचुअल फंडों को वर्गीकृत करने का दूसरा तरीका यह है कि मार्केट कैप का लेंस
बहुत ही बुनियादी स्तर पर 3 प्रकार के इक्विटी फंड होते हैं: लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड। लार्ज कैप फंड अधिक परिपक्व और स्थिर होते हैं क्योंकि वे बड़े में निवेश करते हैं शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियां। मिड कैप फंड के शेयरों में निवेश करता है मध्यम आकार की फर्में। स्मॉल कैप ऐसे फंड हैं जो छोटी कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। छोटा और मिड कैप स्टॉक एक पोर्टफोलियो में वृद्धि के इंजन हैं। ये आमतौर पर आक्रामक उच्च विकास फर्म हैं। छोटे से रिटर्न और मिड कैप फर्म लार्ज कैप फर्मों की तुलना में बहुत अधिक हैं, लेकिन यह संभव है उच्च रिटर्न उच्च जोखिम के साथ आता है। जब बाजार गिरता है तो यह छोटा और मध्य होता है। कैप स्टॉक जो लार्ज कैप शेयरों की तुलना में कठिन होते हैं। एक अन्य वर्गीकरण को सेक्टर फंड कहा जाता है। ये योजनाएं आपको निवेश करने की अनुमति देती हैं एक विशेष क्षेत्र के शेयरों में: प्रौद्योगिकी, बैंकिंग, फार्मा, एफएमसीजी और खुदरा। फिर ऐसे विषयगत फंड हैं जो क्षेत्रों के एक समूह को ट्रैक करते हैं। उदाहरण के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर थीम में कंस्ट्रक्शन, टेलीकॉम, पावर और जैसे सेक्टर शामिल होंगे जल्द ही। तो एक सेक्टर फंड बाजार की एक संकीर्ण कटौती है। एक विषयगत निधि एक व्यापक कर गया। आप मुझसे पूछे कि किसमें अधिक जोखिम है। ठीक है, सेक्टर फंड जोखिम भरा है कि प्रत्येक इन श्रेणियों में एक सक्रिय फंड या एक निष्क्रिय फंड हो सकता है। एक विविध क्या है इक्विटी फंड? यह एक ऐसा शब्द है जिसे आपने कभी व्यक्तिगत रूप से पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा एक समाचार पत्र के वित्त पृष्ठ या एक व्यावसायिक चैनल पर स्विच किया गया। बिल्कुल के रूप में टर्म कहता है, यह एक ऐसा फंड है जो मुख्य रूप से लार्ज कैप शेयरों में विविधतापूर्ण है। ये फंड का लक्ष्य ऐसे रिटर्न देना है जो इंडेक्स से थोड़ा अधिक हो। एक और वर्गीकरण जो आप सुनेंगे वो है ओपन एंडेड और क्लोज एंड फंड। एक ओपन एंडेड फंड के बारे में सोचें जैसे कि बहुत लंबे समय तक चलने वाले एस्केलेटर, और क्लोज्ड एक लिफ्ट की तरह अंत निधि। आप जब चाहें एस्केलेटर पर चढ़ और उतर सकते हैं, लेकिन एक बार जब आप लिफ्ट में चढ़ जाते हैं तो आप केवल उसी फर्श पर उतर सकते हैं जिसका बटन आपने दबाया था। एक ओपन एंडेड फंड निवेशकों के लिए इसे हमेशा के लिए खरीदने और बेचने के लिए खुला है। एक क्लोज्ड एंड फंड एक निश्चित समय सीमा के साथ बाजार में आता है। क्लोज्ड एंड इक्विटी फंड 3 या 5 साल के निवेश क्षितिज के साथ आते हैं। मुझे ओपन एंडेड फंड पसंद हैं जो कम से कम 5 साल से बाजार में हैं। मुझे का रिपोर्ट कार्ड देखना अच्छा लगता है अतीत यह देखने के लिए कि क्या मैं अपने पैसे से फंड मैनेजर और फंड हाउस पर भरोसा कर सकता हूँ। मुझे पता है कि यह बहुत काम है, लेकिन एक बार जब आप शर्तों से परिचित हो जाते हैं तो यह होगा आसान हो जाना। आप जीवन भर के निवेश की तैयारी कर रहे हैं, न कि केवल एक टाइम हिट एंड रन नंबर। जब मैंने कुछ साल पहले अयंगर योग को ठीक करने के लिए ज्वाइन किया था, वास्तव में खराब पीठ के निचले हिस्से और गतिशीलता का सामान्य नुकसान पहले कुछ महीने थे आतंक में बिताया। मुझे बस उन सभी के नाम और आसन याद नहीं थे। आसन योग शिक्षक हम पर फेंक रहे थे, लेकिन मैं इसमें लंबे समय से था। मुझे पता था कि योग मेरे ठीक होने का मार्ग है, इसलिए मैं दृढ़ रहा और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं इसके साथ अधिक से अधिक जुड़ा, यह आसान होता गया। आसनों के नाम अब मेरी जुबान से उतनी ही आसानी से छूट जाते हैं जितनी आसानी से वित्त शब्द जाल। तो रहो इसके साथ। यह आपके वित्तीय स्वास्थ्य को केवल समझने के लिए बहुत अच्छा करेगा। वे शर्तें जो सूट आप पर फेंकती हैं। 7 वृद्धि या लाभांश। प्रत्येक म्यूचुअल फंड योजना आपको 3 प्रकार के विकल्प प्रदान करती है: वृद्धि, लाभांश और लाभांश पुनर्निवेश। विकास विकल्प आपको अनुमति देता है निवेशित रहें और पोर्टफोलियो के दीर्घकालिक विकास का लाभ प्राप्त करें। तुम्हारी लाभ प्राप्त नहीं होता है, या दूसरे शब्दों में आपका लाभ बढ़ती कीमत में प्रतिबिंबित होता है।
एक शेयर की कीमत की तरह जो ऊपर जाता है। जब तक आप बेचते हैं तब तक लाभ अप्राप्त होता है या काल्पनिक। ग्रोथ विकल्प इक्विटी फंड के लिए विशेष रूप से अच्छा काम करता है क्योंकि यह आपको अनुमति देता है बाजार में निवेश किए गए पैसे को रखने के लिए। आपका फंड जो लाभ कमाता है वो बना रहता है बाजार और आपको वर्षों से चक्रवृद्धि का लाभ मिलता है। जो नंबर आपके द्वारा खरीदी गई इकाइयों की संख्या समान रहती है लेकिन कीमत या एनएवी बढ़ती रहती है। मुझे याद है 20 साल पहले जब म्यूचुअल फंड अभी भी नए थे और मैं था निवेश करने में झिझक रहा है। अब मेरी इच्छा है कि मैंने शुरुआती में से एक में सिर्फ 1 लाख रुपए लगाए थे बाजार में योजनाएं। 1993 में निवेश किया गया। उस पैसे की कीमत 1 रुपए से अधिक है करोड़। 21.6% की वार्षिक औसत वृद्धि। यह विकल्प उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्हें आज अपने निवेश से आय की आवश्यकता नहीं है लेकिन एक कोष को लक्षित कर रहे हैं भविष्य में उपयोग के लिए। लाभांश विकल्प आपको समय समय पर मुनाफा बुक करने की अनुमति देता है कि संख्या इकाइयां समान रहती हैं लेकिन नव बुक किए गए मुनाफे को दर्शाता रहता है। जाहिर है एक ही स्कीम के लिए ग्रोथ ऑप्शन का एनएवी से ज्यादा होगा लाभांश विकल्प। यह विकल्प उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्हें आवधिक आय की आवश्यकता है उनके निवेश से, जैसे सेवानिवृत्त करते हैं। लाभांश पुनर्निवेश विकल्प है अजीब जानवर जो विकास चाहता है लेकिन मुनाफा न बुक करने से डरता है। अतीत की विरासत। लाभांश पुनर्निवेश विकल्प भारत के लिए अद्वितीय है। यह क्या होता है? मुनाफा बुक हो जाता है लेकिन लाभांश घोषित करने के बजाय फंड हाउस मौजूदा कीमत पर ज्यादा यूनिट खरीदता है तो आपकी इकाइयों की संख्या बढ़ जाती है लेकिन एनएवी लाभांश विकल्प एनएवी के पास रहता है। वास्तव में आपके पास विकास विकल्प कोष कर्ज में कुछ कर नियंत्रणबाजी के लिए यह एक अच्छा विकल्प है। धन इसका उपयोग कैसे करें, इस बारे में अपने कर सलाहकार से बात करें। ईएलएसएस क्या है? यदि आप आयकर का भुगतान करते हैं तो आप इक्विटी नामक इस उत्पाद से परिचित होंगे। लिंक्ड सेविंग स्कीम। आप जानते हैं कि यदि आप कुछ उत्पादों में योगदान करते हैं जैसे जीवन बीमा पॉलिसी या सार्वजनिक भविष्य निधि पीपीएफ का प्रीमियम या ईएलएसएस योजना की इकाइयां, आपको अपनी कर योग्य आय से कटौती मिलती है। जून में 2018 लाभ 1.5 लाख रुपए था। ईएलएसएस एक इक्विटी फंड है जिसे यह कर लाभ मिलता है। इसमें 3 साल का लॉक इन है अवधि और आप उससे पहले बाहर नहीं निकल सकते। याद रखें कि लाभांश पर टिक न करें या ईएलएसएस में लाभांश पुनर्निवेश विकल्प। विकास के लिए जाओ, काम करें कि ऐसा क्यों है। अच्छा विचार। बैलेंस्ड फंड। जैसा कि नाम से पता चलता है कि बैलेंस्ड फंड हाइब्रिड होता है। यह एक आम युगल आइसक्रीम की तरह है, एक छड़ी पर वेनिला आइसक्रीम के साथ आम का आनंद। यह मेरे सभी में से एक है। समय पसंदीदा आइसक्रीम बार नारंगी पट्टी के ठीक बाद ऑरेंज बार हैं अधिकांश। ठीक है, क्षमा करें। धन पर वापस। आज बैलेंस्ड फंड 3 तरह के होते हैं, कंजर्वेटिव, बैलेंस्ड और आक्रामक। कंजर्वेटिव फंडों में इक्विटी में 10 से 25% के बीच, बैलेंस में 40 से 60% के बीच और आक्रामक करीब 65-80 के बीच होता है। इक्विटी में प्रतिशत। कंजर्वेटिव बैलेंस्ड फंड को मासिक आय भी कहा जाता है, योजना एमआईपी। याद रखें कि एमआईपी सुनिश्चित आय योजनाएं नहीं हैं, वे सिर्फ कर्ज हैं। शुद्ध ऋण की तुलना में थोड़ा अधिक रिटर्न देने के लिए इक्विटी की एक छोटी परत वाले फंड निधि। इक्विटी का स्वाद चखने के लिए बैलेंस्ड फंड एक बेहतरीन पहला निवेश है। धन बाजार में और भी कई तरह के फंड हैं। एक शुरुआत के लिए यहाँ चर्चा काफी है। हो सकता है कि मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड पर किताब लिखूं और गोता लगाऊं। फंड में स्मार्ट निवेश के बारे में जानने की जरूरत है। अब 8 एनएवी। यह एनएवी क्या है?
यह एक योजना की एक इकाई की कीमत है। फुल फॉर्म है नेट एसेट मूल्य। यह सकल नहीं है क्योंकि कीमत से लागत हटा दी गई है और आपको अपने हाथ में शुद्ध मूल्य मिलता है। कल्पना कीजिए कि 100 निवेशक हैं और प्रत्येक के पास है इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1000 रुपये डालें। प्रत्येक ने 10 रुपये की कीमत के लिए एक इकाई खरीदी, इसलिए प्रत्येक निवेशक के पास 100 इकाइयां म्यूचुअल फंड द्वारा अलग अलग शेयरों में 1 लाख रुपये का निवेश किया जाता है। 1 साल बाद में पोर्टफोलियो का मूल्य 1.5 लाख रुपये है, जिससे 50,000 रुपये का लाभ होता है। यह इकाइयों द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा, लेकिन इससे पहले लागतें हटा दी जाएंगी। अगर लागत 10,000 रुपये है, यूनिट धारकों को जो लाभ होता है वो 40,000 रुपये है। यह हो जाता है एनएवी में परिलक्षित होता है, जो 10 रुपये से 14 रुपये तक जाता है। आपकी 100 इकाइयां अब हैं 1,400 रुपये की कीमत। एनएवी को प्राप्त करने के लिए आपके पास मौजूद इकाइयों की संख्या से गुणा करें प्रति योजना आपके म्यूचुअल फंड होल्डिंग का मूल्य। म्यूचुअल फंड कैसे पैसा बनाते हैं? अच्छा प्रश्न। यहाँ कोई दान नहीं कर रहा है। अच्छे नियमन के साथ लाभ का मकसद फूल के लिए प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता के लिए एक अच्छा सौदा पाने का सबसे अच्छा तरीका है। लागत मायने रखती है और आपको लागतों को वास्तव में अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है ताकि आप डिकोड न कर सके सिर्फ म्यूचुअल फंड बल्कि अन्य उत्पाद भी। याद रखें कि निश्चित लाभ वाले उत्पाद में लागत वास्तव में कोई मायने नहीं रखती है, जैसे कि सावधि जमा, एफडी या बॉन्ड। 10% की एफडी प्रिंसिपल पर 10% देगी। बैंक अपनी लागत और मुनाफे का ध्यान रखने के बाद जमा राशि का मूल्य निर्धारण करते हैं। बीमा द्वारा बेचे गए बॉन्ड और पारंपरिक योजनाएं, केवल गैर भाग लेने वाली योजनाएं, कंपनियां भी उसी तर्क पर काम करती हैं। आपको एक निर्धारित राशि भी वापस मिल जाती है समय समय पर, या एक गोली में लगभग 10 से 15 साल बाद गोली मार दी। आपको बस की जरूरत है ब्याज दर, अंतिम भुगतान और मौजूदा मुद्रास्फीति दरों के बारे में चिंता करें। लेकिन आपको बाजार से जुड़े उत्पाद या किसी ऐसे उत्पाद की लागत के बारे में सोचने की जरूरत है जिसमें रिटर्न एक अंतर्निहित परिसंपत्ति से जुड़े होते हैं, जैसे स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट, सोना या माल। अपने सरलतम रूप में, बाजार से जुड़े निवेश उत्पाद 3 प्रकार के होते हैं। लागत का 1. उत्पाद में प्रवेश करने की लागत, जिसे फ्रंट लोड भी कहा जाता है। यदि आप निवेश करते हैं 100 रुपये और उसमें से 2 रुपये काट दिए जाते हैं ताकि 98 रुपये का निवेश किया जा सके, 2 रुपये को एक कहा जाता है भार। लोड उत्पाद की कीमत का हिस्सा है। यह कीमत में अंतर्निहित है। यह एक है अदृश्य शुल्क, क्योंकि आमतौर पर इसका खुलासा नहीं किया जाता है। म्यूचुअल फंड में शून्य भार है और एक अत्यंत निवेशक अनुकूल उत्पाद है। खरीदते समय पूछे जाने वाले प्रश्न। बाजार से जुड़ा एक निवेश उत्पाद है। मैं कितना पैसा निवेश करता हूँ? काम 2. एक चालू लागत या वार्षिक शुल्क जो आपको विशेषज्ञों को देने के लिए भुगतान करने की आवश्यकता है। अपने पैसे का प्रबंधन करें। निवेश की चल रही लागत और मुनाफे का ध्यान रखना। प्रबंधक हर साल आपके पैसे से कुछ शुल्क काट लेते हैं। आपके लिए लागत पेशेवरों को अपना पैसा सौंपना। एक नंबर पर कब्जा कर लिया जाता है जिसे कहा जाता है खर्चे की दर। यह वो शुल्क है जो म्यूचुअल फंड अपनी लागत के लिए निवेशकों से वसूलता है और इससे होने वाला मुनाफा। कोई फंड आपसे कितना शुल्क ले सकता है, इसकी सीमा बाजार नियामक ने तय की है। यह शुल्क हर फंड कैटेगरी में अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए, एक लिक्विड फंड चार्ज कर सकता है हर साल निवेश किए गए प्रत्येक 100 रुपये के लिए कम से कम 14 पैसे से 1 रुपये तक। डेट फंड चार्ज अधिक, और यह आमतौर पर योजना में प्रत्येक 100 रुपये पर 25 पैसे से 1.5 रुपये तक भिन्न होता है।
इक्विटी फंड की लागत अधिक होती है और शुल्क लगभग ₹2 से ₹3 तक होता है। ये है नियमित योजनाओं के लिए लागत। इंडेक्स फंड, ETF और डायरेक्ट प्लान की लागत काफी कम होती है। कुआं 1 मिनट में सीधी योजनाओं पर चर्चा करें। ये संख्याएं छोटी लग सकती हैं, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण राशि बन जाती हैं वर्षों से आपके लिए और फंड के लिए। उदाहरण के लिए, अंतर एक 20 साल की अवधि में 0.5% और 1.5% के व्यय अनुपात के बीच बहुत बड़ा है। अगर आपने एक इक्विटी फंड खरीदा है और आपको का 20 साल का वार्षिक प्री कॉस्ट रिटर्न मिला है 15% सालाना, कम व्यय अनुपात वाले फंड से आपको शुद्ध रिटर्न मिलेगा 14.5% का, और उच्च व्यय अनुपात आपको 13.5% देगा। क्या इससे फर्क पड़ता है? अगर आपने दोनों में ₹1,00,000 का निवेश किया है, तो एक योजना में होगा आपको ₹15,00,000 देंगे और दूसरा आपको ₹12.58 लाख देगा। लागत मायने रखती है। करना आपके द्वारा खरीदे गए फंड के व्यय अनुपात को देखें। 3. एक निकास लागत या उत्पाद बेचने की लागत। खर्चों का ध्यान रखने के लिए आपके द्वारा किए गए निवेश को बेचने या बार बार मंथन करने के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करने के लिए पैसा फंड एग्जिट चार्ज लगाते हैं। यह आपके कोष का प्रतिशत है और आमतौर पर लगभग 1 या 2 साल बाद 0 पर गिर जाता है। यह प्रश्न पूछें, इसकी कीमत क्या है? इस उत्पाद को 1, 2, 3 साल और इसी तरह के जीवन भर के बाद रिडीम करने के लिए उत्पाद एक प्लान क्या है? एक्सपेंस रेशियो इसमें अंतर्निहित है कि सेल्स को दिया जाने वाला सेल्स कमीशन। म्यूचुअल फंड्स बाजार में 2 संस्थाएं हैं, सलाहकार और वितरक। वितरकों से अपेक्षा की जाती है कि वे केवल उत्पाद की बिक्री करें, जितना कि एक केमिस्ट विक्रेता करता है दवाएं, लेकिन उन्हें निर्धारित नहीं करता है। नुस्खे के लिए आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं जो शुल्क लेता है। वित्तीय क्षेत्र में सलाहकार डॉक्टर के समकक्ष होते हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है उनकी विशेषज्ञता के लिए आपसे शुल्क लेते हैं। वे एक प्रत्यक्ष की सिफारिश करने वाले हैं, कम लागत वाली योजना। डायरेक्ट प्लान्स में एम्बेडेड सेल्स कमीशन को हटा दिया जाता है, व्यय अनुपात और आपके लिए खरीदने के लिए उत्पाद को सस्ता बनाते हैं। यदि आपने समझ गए NAV और एक्सपेंस रेशियो, आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्ट का NAV क्यों योजना एक नियमित योजना की तुलना में अधिक हो जाएगी। अगर नहीं तो इस भाग को एक बार और पढ़ें। समय अवधारणा को सही करने के लिए कुछ संख्याएं करें। SIP और अधिक। मैं हर किसी से SIP के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ? यह बढ़िया नई चीज क्या है और क्या मुझे SIP ING होना चाहिए? SIP एक व्यवस्थित निवेश योजना है। इसे करेंट डिपॉजिट समझें, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा लगाने के बजाय आप बना रहे हैं म्यूचुअल फंड में आवधिक निवेश। SIP का इस्तेमाल करना 2 बड़े कारणों से अच्छा है। 1. हम आम तौर पर एक कमाते हैं हर महीने निश्चित राशि और खर्चों के बाद मासिक अधिशेष बचा है। एक SIP हर महीने बचत को बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है। कुछ लोग बनाते हैं निशाना एक SIP में बचत के लिए और फिर बाकी खर्च करें। वे SIP निवेश को लक्ष्य बनाते हैं अवशेषों के बजाय। एक SIP ज्यादातर लोगों की कमाई की लय से मेल खाता है और इसमें बहुत उपयोगी है नियमित निवेश की आदत का निर्माण। 2. एक SIP आपको औसत आउट करने की अनुमति देता है आपकी कीमत, जैसा कि आप साल भर में निवेश करते हैं, मासिक या पाक्षिक या यहां तक त्रैमासिक। चूंकि कोई भी बाजार की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, जिससे एक बड़ी एकमुश्त राशि बन जाती है, निवेश हमें अचानक बाजार दुर्घटना के जोखिम के लिए खुला छोड़ देता है। खाली रहना जब बाजार में गिरावट होती है तो साल भर के निवेश से हमारे पैसे को और अधिक खरीदने की अनुमति मिलती है और कम जब बाजार गर्म हो।
क्या आप जानते हैं कि हम जैसे लोग हर महीने 6,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर रहे हैं? यह 78,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष है। एसआईपी के माध्यम से इक्विटी बाजार में और करो। आप जानते हैं कि हम जैसे लोगों के कारण ही भारतीय बाजार में गिरावट नहीं आती है, विदेशी गर्म पैसा बहता है। लेकिन याद रखें कि एसआईपी एक साधन है, न कि लक्ष्य। आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए सीप का उपयोग करते हैं। आप कोई भी योजना चुन सकते हैं और इसमें एक एसआईपी सीडी बनाएं। वो फंड आपको अभी भी खुद को चुनना है या एक वित्तीय सलाहकार को काम पर रखने से। एक व्यवस्थित हस्तांतरण योजना एसटीपी एक ऐसी सुविधा है जो आपको एक बड़ा स्थान देने की अनुमति देती है समय के साथ निवेश। याद रखें कि हमने पढ़ा है कि हर महीने निवेश करना बेहतर है एक बड़ी एकमुश्त के साथ बाजार से टकराने की तुलना में। क्या होगा अगर आपको अचानक एक बड़ा मिल गया बोनस या कुछ बकाया या धन का एक गुच्छा विरासत में मिला? यह सब निवेश करने के बजाय एक बार में आप पैसे को एक लिक्विड फंड में डाल सकते हैं और एक मासिक या साप्ताहिक सेट कर सकते हैं या पाक्षिक एक इक्विटी योजना में स्थानांतरण। याद रखें कि आपको चुनना है उसी फंड हाउस का लिक्विड फंड जिसका इक्विटी फंड आप खरीदना चाहते हैं। एक एसटीपी एक व्यवस्थित निकासी योजना एसडब्ल्यूपी समय समय पर आपको रिडीम करने की सुविधा है, आय उत्पन्न करने के लिए इकाइयां। हाँ, यह एक लाभांश योजना की तरह काम करता है, लेकिन इस मामले में आप अपने से कितना पैसा लेना चाहते हैं इस पर नियंत्रण आपके हाथ में रहता है। समय समय पर फंड एक एसडब्ल्यूपी में जोखिम यह है कि यह आपके कॉपस में खा रहा है। मुझे एक एसडब्ल्यूपी मेरे सेवानिवृत्त पिता के लिए एक उपयोगी उपकरण लगता है जो एक रूढ़िवादी संतुलित फंड में है। मैं वास्तव में म्यूचुअल फंड के बारे में जा सकता हूँ, लेकिन चलो यहीं रोकते हैं। आपके पास है म्यूचुअल फंड का उपयोग करके पोर्टफोलियो बनाने के बुनियादी निर्माण खंड और वह पर्याप्त है अभी के लिए। अब हम वास्तव में इसके लिए निर्णय लेने की स्थिति में आ रहे हैं, इसमें क्या रखा जाए इस पर मनी बॉक्स। हम पूरी मेहनत के बाद यहाँ पहुँच रहे हैं और अपने बैंक प्रबंधक की स्मार्ट बिक्री पिच के लिए नहीं गिरना। चलो वो पैसा भरें इन सभी अच्छी चीजों के साथ बॉक्स।